जहाज के कप्तान के हुक्म के मुताबिक सभी लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। सबको पहरा देना था। मेरा पहरा देने का जो जगह थी वो जहाज की तीसरी मंजिल पर थी। अब मैं वहां पर रेलिंग से टिका हुआ खड़ा खड़ा पहरा भी दे रहा था और यह सोच रहा था कि वो आफियत आखिर है क्या जो इंसानों को निगलते जा रही है, और आखिरकार वो छुपी हुई कहाँ है जहाज में जो बार बार जहाज से लोगों को गायब कर रही है। वो जहाज में है भी या नहीं है कि समुंदर से जाहिर होती है। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक सामने कैबिन का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी ज़ईफ औरत ने बाहर झांका। मुझे देखकर वो मेरी तरफ आ गई और आकर कहने लगी, अंदर काफी उमस हो रही है। मैंने सोचा खुले में ठंडी हवा है तो मैं बाहर आ गई। तभी मैंने कहा, जी बिल्कुल, उमस तो काफी है, शायद बादलों की वजह से ही है। आसमान खुलने पर शायद मौसम ठीक हो जाए। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा था तो वो कहने लगी, शायद तुम्हारा कमरा इसी मंजिल पर है। उस बूढ़ी औरत ने मुझे गौर से देखते हुए मुझसे पूछा तो मैंने उसे मुख्तसर सा जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा कमरा तो पहली मंजिल पर है। तो बुढ़िया बड़ी तंज लहजे में बोली, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। अचानक उस बूढ़ी औरत ने चीखते हुए गुस्से में कहा था और मैं घबरा कर एक दो कदम पीछे भी हो गया था। तभी उस बूढ़ी औरत ने मेरे सीने पर 2 हाथ मारते हुए कहा, खड़े हुए मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता मैं तुम्हें भगा रही हूँ। अचानक से फिर वापस कैबिन का दरवाजा खुला और एक दुबला पतला लड़का वहां पर नमूदार हुआ और आकर कहने लगा, अम्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो अंदर कैबिन में, तुम्हें कहा है ना बाहर मत निकला करो। उसने उस बूढ़ी औरत को बाजू से पकड़ते हुए कहा था, लेकिन वो बूढ़ी औरत थी, अम्मा थी, जो मानने को तैयार ही नहीं थी और वो आपे से बाहर होती जा रही थी और वो उस बंदे के काबू में भी नहीं आ रही थी। और बस वो बार बार इतना ही कह रही थी कि इसे कह दो कि यहाँ से दफा हो जाए, इसे कह दो यहाँ से चले जाए। यहाँ पर खड़ा खड़ा आखिर ये आदमी कर क्या रहा है और ये यहाँ पर किस लिए आया है, बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी वो लड़का मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, माफ कीजिएगा भाई, ये थोड़ी पागल हैं, मेंटल पेशेंट है ये, आप यहाँ से चले जाइए वरना ये इसी तरह चीखती रहेंगी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अब मुझे भी गुस्सा आ चुका था। मैंने भी कहा, अरे यार भाई, अगर ये पागल है तो इन्हें जहाज पर लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें, इन्हें घर में रखो या किसी पागल खाने में। तो वो शख्स कहने लगा, भाई मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं इन्हें इलाज के लिए ही दुबई ले जा रहा हूँ। दुबई में मेरी नौकरी है और जहाँ पर हम रहते थे वहाँ इनका कोई भी नहीं है। वो अभी बंदा मुझसे बात कर ही रहा था और प्लीज प्लीज करके मुझसे रिक्वेस्ट कर ही रहा था। इतनी देर में उस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ छुड़ा लिया और उस लड़के को एक हाथ से पीटने लगी। मार खाते हुए भी उसने बड़ी सहमी हुई आवाज में बोला, भाई आप यहाँ से चले जाएं, भाई आप यहाँ से चले जाओ। मैं भी एक ठंडी सांस लेता हुआ सहमता हुआ वहां से नीचे की जानिब आ गया। नीचे वाली मंजिल पर जब्बार की ड्यूटी थी। जब्बार ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगा, भाई तुम नीचे क्यों आ गए, तुम्हारी ड्यूटी तो ऊपर है ना, जाओ ऊपर जाओ। कहीं तुम्हें ऊपर मंगेतर की याद तो नहीं सता रही थी जो अपनी मंगेतर से मिलने जा रहे हो। जब्बार ने हस्बे मामूल हंसते हुए ये सब बातें कही थी। तभी मैंने उसे कहा, यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, बड़ी मुश्किलों से मैं अपनी जान बचाकर नीचे आया हूँ। मैंने उसे कहा तो वो कहने लगा, क्यों, क्या हुआ भाई, कैसी जान और कैसे, किसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तो मैंने उसे बताया कि एक बूढ़ी और पागल औरत मेरे पीछे पड़ गई थी, मेरे लिए तो अब जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो तो मुझे मारने के लिए भी दौड़ रही थी और फिर उसे उसका लड़का समझाना आया तो उसने उसे भी मारा। तभी जब्बार ने मुस्कुराते हुए मायनेखेज लहजे में पूछा, अरे तो तुमने बुढ़ी पर ट्राई मारा ही क्यों, आखिर कह क्या रही थी बुढ़ी, ये तो बताओ। मैंने कहा, कहना क्या था यार, अच्छी भली बातें कर रही थी और उसके बाद अचानक कहने लगी, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। अब उसे कौन बताए कि हम उसकी पहरेदारी के लिए यहाँ पर खड़े हैं, हम सबकी जान खतरे में है, ये उसे कौन बताया उस पागल बुढ़िया को। तभी जब्बार तो कहका लगाता हुआ हंस पड़ा और कहने लगा, जरूर भाई तुमने कोई शैतानी की होगी, कोई शरारत की होगी, वरना पागल को क्या पता कि यहाँ पर इतना खूबरू जवान लौंडा क्यों खड़ा है। मैंने भी कहा, उड़ा लो मेरा मजाक जितना उड़ा सकते हो, आज की रात ही मेरे लिए बहुत है, इसलिए कि आज रात पता नहीं वो आफरियत किसको गायब करेगी। तभी जब्बार मुझे बोला पीछे से, अरे यार भाई तुम तो नाराज हो गए हो, चलो चाय पीने चलते हैं हम स्टाफ की दौर। मैंने सुना है कि चाय पीने से नींद नजरों के सामने से दफा हो जाती है। जब्बार ने मुझे ताना मारते हुए मेरा हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा और मैं भी उसके बाद हंसता हुआ उसी के साथ चल दिया। चाय पीने और जब्बार से कुछ बातें करने के बाद दोबारा हम वापस आ गए और उसके बाद आते ही मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। फिर रात मेरे सामने तो खैरो आफियत से गुजर गई, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि रात खैरो आफियत के साथ नहीं गुजरी है, बल्कि वो आफरियत आज रात भी इतनी पहरादारी के बाद भी अपना वार कर गई थी। मैं जिन कैबिनों के सामने यहाँ पर पहरा दे रहा था वो 10 कैबिन थे और 10 कैबिनों में से सिर्फ उस बूढ़ी का कैबिन ही भरा हुआ था, बाकी सब कैबिन खाली हो चुके थे। सिर्फ उस बूढ़ी और उसके बच्चे को ही कोई लेकर नहीं गया। उन 10 कैबिनों में से 9 कैबिनों में इंसानों का नामो निशान तक गायब हो चुका था। मैं अब बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था कि 10 कैबिन थे, 9 में से लोग गायब हो गए,
तो उस अफरियत ने, उस ताकत ने इस बूढ़ी और उसके लड़के को क्यों छोड़ दिया। मेरे दिमाग में फिर एक ख्याल आया कि कहीं वो बूढ़ी औरत थी तो वो अफरियत नहीं, कहीं वही तो इन सब के पीछे नहीं है। और लेकिन फिर बाद में मैं अपनी सोच पर खुद ही हंस पड़ा कि भला वो पागल औरत इतने बंदों को कहाँ पर गायब कर सकती है, उसके बस के तो बाहर की चीजें हैं ये। मैं भी कहाँ फोकट दिमाग लगाने लग गया। बहरहाल कप्तान अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान था। सब यहाँ पर नीचे हॉल में वापस मौजूद हो गए थे और मैं था जो रात का तमाम वाकया अब्दुल्ला कप्तान को सुना चुका था। तभी कप्तान अब्दुल्ला मुझसे बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें कैबिनों के सामने से हटना ही नहीं चाहिए था, और अगर हट भी गए थे तो तुम्हें कम वक्त में ही वापस आ जाना चाहिए था ताकि वहाँ के लोगों की जान खतरे में ना जाती और वहाँ के लोग ना गायब होते। तुम्हें आखिर चाय पीने की जरूरत क्या थी? 150 मुसाफिरों में से ले देकर 50 मुसाफिरों का अब काफिला बचा है। अब तुम ही बताओ इतने मुसाफिर कहाँ गए, और तुम्हारे जो 10 केबिन थे उनमें से 9 केबिन के लोग कहाँ पर चले गए? अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो जहाज पर कुछ दिनों बाद तो कोई इंसान बचेगा ही नहीं, सबके सब लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब्दुल्ला कप्तान ने बड़े झुंझलाते हुए लहजे में मुझसे ये बात कही थी। मैंने कहा कि मेरे ख्याल से जहाज में तो अफरा तफरी का माहौल हो जाना चाहिए, हमें ऐलान कर देना चाहिए, कम से कम मुसाफिरों को हम ये तो बता सकेंगे कि उनकी जान खतरे में है, और हम ये तो बता सकेंगे कि हम इतनी रात को उनके कैबिन के सामने किसी बुरी नीयत से मौजूद नहीं है। तभी जब्बार बोला, लेकिन इस तरह तो जहाज में खौफो हिरास फैल जाएगा, लोग डरने लगेंगे कि हम बाहर निकलें या ना निकलें, हालात मजीद बिगड़ जाएंगे, कप्तान अब्दुल्ला ने कहा। तो मैंने कहा, खौफो हिरास तो अभी भी फैला हुआ है, इससे तो लोग मोहतात हो जाएंगे अगर हम लोगों को बता देंगे। मेरे ख्याल से भले ही आप लेडीज़ को ना बताएं, बच्चों को ना बताएं, लेकिन सारे मर्दों को तो ये बात बता दें कि जहाज पर किसी बुरी ताकत का साया है और लोग अपने आप गायब हो रहे हैं यहाँ से। मैंने तजवीज़ पेश की कि इस तरह हमारे पास पहरेदारी के लिए तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी, लोग हमसे खुद मदद की तलब नहीं करेंगे और खुद ही यहाँ पर मदद करने आ जाएंगे, और हम सारी तरफ पहरा दे सकेंगे और उस ताकत को, उस आफरियत को पहचान भी सकेंगे। तभी कप्तान अब्दुल्ला बोला, हाँ ये ठीक रहेगा हामिद, तुम एक काम करना, दोपहर के खाने के बाद सारे मर्द जितने भी इस जहाज पर मौजूद हैं सबको इत्तला कर देना कि उन्हें हॉल में आना है। हॉल में आकर मैं उन्हें सारी चीज़ें समझा दूंगा, लेकिन ध्यान रहे औरतों को इस चीज़ की ज़रा सी भी भनक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि औरतों का दिल बड़ा कमज़ोर रहता है। अगर उनको भनक लग गई तो वो पूरे जहाज़ में मातम कर देंगी और वो इतनी डर जाएंगी कि मर्द भी उनको देखकर डरने लगेंगे, इसलिए उनको गलती से भी इस बात की भनक मत लगने देना। और फिर दोपहर के खाने के बाद सारे मर्द जो जहाज पर मौजूद थे वो उस हॉल में जमा हो गए और उन्हें सारी हकीकत बता दी गई। कप्तान अब्दुल्ला और हामिद किसी भी तरह से उन्हें समझाने में कामयाब हो चुके थे कि हमें सिचुएशन का मिलजुल कर सामना करना होगा और हमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है, हम पहरेदारी देकर उस ताकत को पकड़ सकते हैं। उसके बाद सारे मर्द अपने अपने कमरों में चले गए। इस वक्त सारे मर्द अपने कमरों में थे और कप्तान अब्दुल्ला ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि दिन में अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी कर लें ताकि रात को उनकी पलक भी ना झपकने पाए और हम उस आफियत का ध्यान रखते हुए लोगों को सेफ रख सकें। लेकिन कप्तान अब्दुल्ला ये भी जानते थे कि इन हालात में नींद किसी को भी नहीं आनी है। नींद तो इंसान की पलकों से कोसों दूर थी। और फिर उसके बाद दोबारा रात आ गई। हर मर्द बहुत ज्यादा खौफजदा था। वो सोच रहा था कि देखें आज किसकी बारी है, आज कौन गायब होता है और वो आफियत आज अपना निशाना किसको बनाती है। लेकिन रात के 2:30-3 बजे तक कोई भी वाकया पेश नहीं आया। मेरी ड्यूटी आज पहली मंजिल पर थी। रात थी जो इसी तरह गुजरती जा रही थी। रात इसी तरह गुजर रही थी, अच्छे से सब चीजें हो रही थी। अभी तक कोई वाकया भी पेश नहीं आया था कि फिर तभी अचानक तीसरी मंजिल से किसी की गला फाड़ चीख की आवाज आई। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।